स्लोगन होता है फ्रॉम द वर्स्ट टू द बेस्ट, कि वर्स्ट एयरलाइन जो है वो एक दिन बेस्ट एयरलाइन बन जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ योर मैनेजमेंट। से पाकिस्तान पीछे रह गया है, बांग्लादेश भी आगे निकल गया है, हिंदुस्तान इतना अच्छा कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल टॉटर कर रहा है। हमारी हुकूमतों ने गलतियां की हैं। सो हमें बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि क्या हुकूमत की डिसीजन मेकिंग जो थी वो सही थी। हर पाकिस्तानी बच्चे को उसकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी कर सके किसी भी फील्ड में, वो दे कैन अचीव एनीथिंग। और मेन चीज़ है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान, रियासत, सियासत, मईशत के दूसरे एपिसोड के साथ डॉक्टर नासिर बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर सलमान शाह के साथ हमने पाकिस्तान के माशी निज़ाम में मौजूदा ख़राबियाँ और ख़ामियाँ, इन सब की निशानदही की। इनके बारे में मुख्तसर गुफ्तगू हुई और आगे का प्लान ये है कि इसके बारे में एक कंप्लीट स्केलेटन बनाया जाए, किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को ब्लॉक बाय ब्लॉक आगे लेके चलना है। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम के बारे में आए गए फीडबैक के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ पर यह प्रोग्राम शेयर किया गया वहाँ पर एक चीज़ नोटिस की गई कि लोग पेसिमिज्म का शिकार हैं। बहुत सी बातें की जा रही हैं। एक इंडियन व्लॉगर की कुछ गुफ्तगू में सुन रहा था जिसमें कि एक फॉरेन अफेयर स्पेशलिस्ट के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे और बात ये हो रही थी कि पाकिस्तान आज गया कि कल गया। We are neutralizing slowly all of the pockets of support that the Pakistani regime had. You know, Imran Khan, every day they say he's going to be arrested. He still remains a very popular leader. It's like the perfect storm that Pakistan is going through. कुछ ऐसे ही खदशात, कुछ ऐसे ही ख्यालात पाकिस्तान में पाए जाते हैं। डॉक्टर सलमान शाह से इन सब के बारे में पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है, वो क्या समझते हैं इनके बारे में। सर, वेलकम टू द शो। आपको बताया सर कि क्या गुफ्तगू चल रही है, लोग बहुत मायूसी का शिकार हैं जहाँ जहाँ पर बात हुई है। लोग प्रोग्राम बहुत इंटरेस्ट के साथ देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन कुछ मायूसी सी है, एक पेसिमिज्म सा है जिसका शिकार हैं। देखिए नासिर, ये बिल्कुल आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है और मैं भी देख रहा हूँ कि वो वेरियस चैट ग्रुप्स में लोग शेयर कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान पीछे रह गया है, बांग्लादेश भी आगे निकल गया है, हिंदुस्तान इतना अच्छा कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल टॉटर कर रहा है। सो टॉटरिंग का जो वजह है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है और ये एक तो हमने उनको अंडरस्टैंड करना है कि क्यों पाकिस्तान इस सिचुएशन में है। दूसरा जो इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो पेसिमिज्म है इसके दो नताइज हो सकते हैं। एक नतीजा तो ये हो सकता है कि लोग बिल्कुल मायूस हो जाएं और गिव अप कर दें पाकिस्तान पे कि जी ये टेनेबल सिचुएशन जो है ये अब गिरती ही जाएगी, ख़राब होती जाएगी और इसमें वापसी मुश्किल है। तो दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि नहीं, अगर हम इतने ही गिर गए हैं तो कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से गिरे हैं, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, एज अ नेशन हम बेहतर कर सकते हैं और वी कैन राइज फ्रॉम द बॉटम एंड ऊपर की तरफ ही जा सकते हैं और नीचे नहीं गिर सकते। और चैलेंज हम लें कि हम किसी से कम नहीं है। अगर बांग्लादेश और हिंदुस्तान आगे निकल गया है तो आगे चल के हम उनसे आगे निकल सकते हैं। और इन द लाइफ्स ऑफ नेशंस ये 10, 15, 20 साल कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती और कई बार आपकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो आपको खासा नीचे ले जाती हैं, कई बार पॉलिसीज़ आपकी ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ऊपर ले जाती हैं। लास्ट प्रोग्राम में भी हमने ये बात की कि बर्लिन की दीवार जब गिरी तो उससे सोवियत यूनियन जो है वो भी कोलैप्स हुआ और सोवियत यूनियन के जो स्टेट्स थे, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, उनको भी आज़ादी मिल गई। ये जॉर्जिया, ये जो है आर्मीनिया वगैरह, ये सारे उधर सोवियत यूनियन का हिस्सा होते थे, टूट के नए ममालिक मिल के। तो उस वक़्त भी ये देखा गया कि सोवियत यूनियन
है तो बहुत पावरफुल था, न्यूक्लियर पावर था, सुपर पावर था, लेकिन इकॉनमी उसकी बैठ गई। और इसी तरह हमने देखा कि इंडिया जो कि एक सोवियत यूनियन का बड़ा दोस्त था और उसके तल्लुकात बहुत ज़्यादा थे, और वहाँ पे भी इंडिया भी बैंकरप्ट हो गया। आपको याद होगा कि 1990s में हिंदुस्तान को अपना सोना जो है वो शिप करना पड़ा था स्विट्ज़रलैंड, और फिर वो उसने रेस्क्यू पैकेज मिला और उसको सपोर्ट मिली, क्योंकि वो अपने जो उसके लाइबिलिटीज़ थे उनको वो मीट नहीं कर सकता था। और उस वक़्त आपने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने फिर मनमोहन सिंह को लेके आए और वो फाइनेंस मिनिस्टर उनको बनाया गया, तो उन्होंने हिंदुस्तान को बिल्कुल चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये क्या चेंज थी? क्या सोवियत यूनियन का टूटना वो क्या था, क्यों टूटा? इतनी बड़ी पावर थी, सब कुछ था, रिसोर्सेज थे, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड मैस था, 11 टाइम जोन्स थे उसके, बट क्यों टूटा? तो उसमें जो एनालिसिस था, इकोनॉमिक एनालिसिस, कि वो सोवियत यूनियन में मुकाबला था कि इकॉनमी जो है वो मार्केट चलाएगी या इकॉनमी हुकूमत चलाएगी। सोवियत यूनियन का मॉडल था कि इकॉनमी हुकूमत चलाएगी। अमेरिका का और यूरोप का मॉडल ये था कि इकॉनमी जो है वो मार्केट चलाएगी और हुकूमत एक बेनाइन सा रोल रखेगी, थोड़ी बहुत रेगुलेशन करेगी, और वो मार्केट फेलियर देखेगी कि नहीं होना चाहिए तो मार्केट्स को चलना चाहिए। तो वो निज़ाम कामयाब हो गया। उसमें जब देखा कि सोवियत यूनियन के अवाम की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गिरता चला गया, अमेरिका यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आई, तो ये एक कंक्लूजन पे दुनिया पहुंची कि इकॉनमी जो है वो मार्केट ने चलानी है, हुकूमत ने एक सपोर्टिंग रोल देना है या कम रोल देना है। मनमोहन सिंह जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए एज़ फाइनेंस मिनिस्टर, ये वर्ल्ड बैंक से यहाँ पे आए थे, तो इन्होंने इंडिया में, क्योंकि लाइसेंस राज होता था, जिसका मतलब ये था कि आपने कुछ भी करना है गवर्नमेंट से परमिशन, तो गवर्नमेंट से आपने परमिशन लेनी है। तो मनमोहन सिंह ने वो लाइसेंस राज को डिसमेंटल किया, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने हुकूमत का जो रोल है मार्केट्स में उसको कम तर करते चले गए। और अब इसमें जो मेजर रोल होता है मार्केट्स का कि प्राइसेस जो हैं, कीमतें, वो मार्केट सेट करती है या हुकूमत सेट करेगी। सोवियत यूनियन, इंडिया, पाकिस्तान, तो बहुत से मुल्कों में प्राइसेस जो हैं वो हुकूमतें सेट करती थी, कम से कम इम्पॉर्टेंट चीज़ों की कीमतें हुकूमत सेट करती। मनमोहन सिंह ने वो चेंज किया इंडिया में। इंडिया में भी यही था, हुकूमत का रोल प्राइसेस में उसने कम किया। फिर आमदन जो लोगों की तनख्वाहें वगैरह हैं वो भी मार्केट डिटर्मिनेंट होती हैं इन अ मार्केट इकॉनमी। स्टेट ड्रिवन जो होती है उसमें स्टेट सेट करता है कि भी आपने क्या तनख्वाह क्या देनी है लोगों को। मैनेजमेंट हुकूमत नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर बेहतर करता है, ये सारी चीज़ें। प्राइसेस, वेजेस, रिसोर्स एलोकेशंस, ये सारी जो हैं ये मार्केट डिटर्मिनेंट होनी चाहिए। ये सारी रिफॉर्म एजेंडा जो है वो यही है। तो 90s में ये अमल शुरू हुआ, ठीक है सर, और 90s में हिंदुस्तान ने वो मुकम्मल किया अंडर मनमोहन सिंह। उसके बाद मनमोहन सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया का बना और उसने उस रजीम को लेके आगे चला, और अभी तक वो वहाँ पे अब मार्केट ज़्यादातर ड्राइव कर रही है। पाकिस्तान में 90s ऑनवर्ड हमने ये रिफॉर्म्स नहीं की कि पाकिस्तान में अब स्टेट का जो रोल है वो अभी भी बहुत ओवरवेलमिंग है। इसमें एक टर्म यूज़ होती है, उसे कहते हैं हम कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकॉनमी। कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकॉनमी का मतलब है कि वो एरियाज़, वो सेक्टर्स जो कि बहुत डोमिनेट करते हैं किसी इकॉनमी पे को, क्या वो स्टेट के पास हैं या वो मार्केट चला रही है। ये कमांडिंग हाइट्स में क्या चीज़ आती है? बिजली का निज़ाम, उसके बाद आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ देख लें, हैवी इंजीनियरिंग देख लें, आप ट्रांसपोर्ट बड़ी
मेजर ट्रांसपोर्ट जैसे हमारे यहाँ PIA या शिपिंग लाइंस। सो स्टेट जब कमांडिंग हाइट्स करती है और साथ स्टेट फिर रेगुलेशन भी करती है और कानून जो है वो ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं सारा, तो ये बोझ सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर पे आता है और प्राइवेट सेक्टर दब जाता है। सो ये रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि पर्टिकुलरली जब सोवियत यूनियन ने टूट गया तो सारी दुनिया में एक मूवमेंट चली जिसने कहा कि हुकूमत के रोल को रोल बैक किया जाए, कम किया जाए। कम करने का मतलब ये था कि ये कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकॉनमी जो है ये हुकूमत के कंट्रोल से निकाल के ये मार्केट में और प्राइवेट सेक्टर में दी जाए। दो चीज़ें हैं, एक है कि मार्केट और दूसरा है ओनरशिप ऑफ एसेट्स। अगर आपने मार्केट को जब आप करते हैं तो ओनरशिप ऑफ एसेट्स में ये है कि प्राइवेट सेक्टर एसेट्स को बेहतर यूटिलाइज़ कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे फिर वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की होती है। जब सरकार एसेट्स को बचाने के लिए प्रोटेक्शन क्रिएट करता है और कंपटीशन नहीं करता, सो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। मार्केट में जनरली ओनरशिप जो है वो प्राइवेट सेक्टर की होती है और मार्केट में प्राइसेस, वेजेस, एलोकेशंस, रिसोर्स एलोकेशंस के किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है नहीं करना वो प्राइवेट सेक्टर करता है। स्टेट कंट्रोल जहाँ होता है वहाँ ये सारे काम स्टेट करता है। सो ये है बेसिक चीज़ कि स्टेट वर्सेस द मार्केट एज फार एज इकोनॉमिक मैनेजमेंट इज़ कंसर्न। तो मनमोहन सिंह ने जब वो सिस्टम सारा चेंज कर दिया, मार्केट ड्रिवन कर दिया, तो वो फिर बड़ी हाई ग्रोथ रेट्स पे जा रहे हैं और अब उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुकी है। और कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी, अगर हम ये रोल ऑफ द स्टेट को रैशनलाइज करें, इसको कम करें, मार्केट में कंपटीशन पैदा करें, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्रिएट करें, निज़ाम को ऐसे करें कि इन्वेस्टमेंट करना आसान हो, लाइसेंस राज ख़त्म बिल्कुल होना चाहिए, कोई NOCs लेने की ज़रूरत ना हो, जिसके पास जो आइडिया है वो अपना आइडिया इम्प्लीमेंट कर सके। यंगस्टर्स बेशुमार हैं, वो काम करना चाहते हैं, वो इकोसिस्टम होना चाहिए कि उनको काम करने का मौका मिले और उनके रुकावटें दूर करे। हुकूमत का इस किस्म का काम अगर होगा तो फिर आप कोई वजह नहीं है कि ग्रो ना करें। क्यों? आप दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है और इसमें दुनिया की यंग तरीन आबादी है। इस वक्त हमारी वर्क फोर्स जो है वो हम 11 नंबर पे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और आबादी हमारी 5वें नंबर पे है और वर्क फोर्स का हमारी बड़े आराम से 5वें नंबर पे आ सकती है, लेकिन उसमें कुछ मुश्किलात हैं। और मुश्किलात एक ये है हमारे कि वर्क फोर्स में ख़वातीन नहीं है। हमारा इकॉनमी जो है उसको हमने इस तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ है कल्चरली कि ख़वातीन को हम एज वर्क फोर्स समझते ही नहीं है। मेल ड्रिवन, इट्स अ मेल ड्रिवन थिंग। और आजकल की जो कम्पेटिटिव दुनिया है उसमें पूरी आबादी को आपने इन्वॉल्व करना होता है, तो मेल फीमेल दोनों का पूरी तरह से करें तो आपकी वर्क फोर्स डबल हो जाती है। अब बांग्लादेश ने क्या किया? बांग्लादेश ने एक तो है वो उन्होंने गारमेंट्स में अपने आप को एक्सेल किया है और दूसरा उन्होंने ये एक्सेल किया कि गारमेंट्स में ख़वातीन का रोल उन्होंने बहुत ज़्यादा रखा है, क्योंकि वर्कर्स जो हैं उनके ख़वातीन मेजॉरिटी में है। सो उन्होंने अपनी वर्क फोर्स को ये यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्स में आ जाता है, तो वो उन्होंने कर लिया है जो पाकिस्तान में अभी हमने नहीं किया। सो अगर आप पाकिस्तान की सिचुएशन को देखें तो आपने जो रीजनल इशू उठाया था पेसिमिज़म का, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल पेसिमिज़म की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में अभी हमने रिफ़ॉर्म करनी है और रिफ़ॉर्म हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या रिफ़ॉर्म्स हो सकती हैं और उसमें हमने आसानी पैदा करनी है फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि वो इन्वेस्ट कर सकें, वो कारोबार कर सकें, वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, IT करना चाहते हैं IT करें, डिज़ाइन करना चाहते हैं डिज़ाइन करें, तो उनको इक्विप करें और उस वजह से अपनी एक फ़ोर्स बनाएं दुनिया में कि हमारी लेबर फोर्स
टॉप क्लास लेबर फोर्स हो तो हमारी इकॉनमी भी उसके साथ ऊपर आ सकती है। और दूसरी उसके बाद हमारे पास दूसरी बहुत बेशुमार रिसोर्सेज हैं। हमारी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रिवर इंदस और उसकी पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे पास है। बेहतरीन हमारे पास ज़मीनें हैं, पानी है, मौसम है, एवरीथिंग इज़ देयर। सो निज़ाम की हमारी प्रॉब्लम है। सो इस निज़ाम को हमने, वो एक स्लोगन होता है फ्रॉम द वर्स्ट टू द बेस्ट, कि वर्स्ट एयरलाइन जो है वो एक दिन बेस्ट एयरलाइन बन जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ योर मैनेजमेंट। सो पाकिस्तान कैन गो फ्रॉम द वर्स्ट टू द बेस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ योर मैनेजमेंट। और तरीक़ेकार उनको अगर आप सेट कर लेते हैं तो फिर आपके आगे कोई रास्ते में रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमारी इकॉनमी इस वक्त लेट से $300 बिलियन की है, यानी कि वो 6 गुना ज़्यादा हमें करना चाहिए था। और ये अगर हम पिछले 30 साल में जब बर्लिन की दीवार गिरी है उसके बाद हम ये सारी रिफॉर्म्स कर लेते कि स्टेट के रोल को हम कम करते, मार्केट को हम ऊपर लेके आते, ये लाइसेंस राज हम ख़त्म करते, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाते और डिसीजन मेकिंग में गलतियां ना करते। और वो गलतियां हमने क्या की हैं? वो हमारी हुकूमतों ने गलतियां की हैं। सो हमें बढ़िया गौर से देखना पड़ेगा कि क्या हुकूमत की डिसीजन मेकिंग जो थी वो सही थी, क्या उसने सही जगह पे इन्वेस्ट किया, क्या उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर वो रिटर्न आ गया होता तो हमारी इकॉनमी बहुत बेहतर होनी चाहिए थी। सो ये हैं इश्यूज़ जिनके ऊपर हमें सोच विचार करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें ये है कि पेसिमिज़म की बात नहीं है, फिक्सिंग योर टारगेट, कि हमने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बनना है। उसके बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो हमने पूरी तरह से अमल में लाना है। एज अ चैलेंज लेना चाहिए कि ठीक है, हम ज़रा सोए हुए थे, यहाँ हमने कोई नालायकियाँ की हैं। पाकिस्तान में कोई इनहेरेंट प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, पाकिस्तान में मैनेजमेंट हमारी बहुत बेहतर हो सकती थी। हमने ज़रा जंगें ज़्यादा लड़ ली हैं जो नहीं लड़नी चाहिए थी, या कम करना चाहिए था, या उनसे फिर हमें अपने अरेंजमेंट्स को ज़्यादा बेहतर करनी चाहिए थी, ताकि आज हमारी इकॉनमी जो है इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रही है। एक फ्रेज़ मुझे याद आ गया आपकी इस बात से कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, इट्स अ पुअरली मैनेज्ड कंट्री। यस, डेफिनेटली। तो जो रिसोर्सेज हैं, जो मैं आपकी बात से समझाऊं सर, कि ये जो पेसिमिज़म है ये इस वजह से है कि जो मार्केट है वो डिसीजंस नहीं ले रही, मार्केट डिसाइड नहीं कर रही, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है हमारा इकोनॉमिक फ्यूचर, हमारा इकोनॉमिक प्रेजेंस। एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है गवर्नमेंट का और वो फेलियर उसने फेलियर की तरफ क्रिएट कर रहा है। और क्योंकि एक ऐसी ही मिसाल एक सुपर पावर लाइक रशिया की, यूएसएसआर की हमारे सामने मौजूद है, तो इस वजह से शायद लोगों का ये ख्याल है। और एक और चीज़ जो आपने पिछले प्रोग्राम में कही थी, जब आपने नेशनलाइजेशन की बात की थी और कहा था कि उसकी वजह से भी कुछ इश्यूज़ हुए थे, तो जो इनकन्सिस्टेंसी है हमारी पॉलिसी मेकिंग में, दैट ऑल्सो आप इंडिकेट जो कर रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि वी हैव टू मेक डिसीजंस। जिस तरह की इंडिया की एग्जांपल हमारे पास है कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है गवर्नमेंट का, इट हैज़ टू रिड्यूस, फेड अवे, बिकम बिनाइन, मार्केट को कंट्रोल दें, लोगों को कॉन्फिडेंस दें, ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग की जाए, और उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट, वी कैन गो एनीवेयर। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप पाकिस्तान का फुल पोटेंशियल अगर आपने लेना है तो पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस है वो आम आदमी में है, वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, वो हुकूमत में नहीं है। और जब तक हम आम आदमी को लिबरेट नहीं करते, उसको मौका नहीं प्रोवाइड, उसको इन्वायरमेंट नहीं देते इन विच दे कैन एक्सेल, और अपने हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको मौका नहीं देते, तो वो मौका मिलता है मार्केट में, जहाँ पे जो है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आ जाता है। जिसके पास सबसे अच्छा आइडिया है, जिसको सबसे अच्छी मैनेजमेंट है, जो कंपनी बहुत बेहतरीन है, वो ऊपर जाएगी, जो नहीं कर सकता वो फिर पेरिश करेगा।
वो निज़ाम जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट निज़ाम है, और उसमें आपका काम, गवर्नमेंट का काम ये है कि हर पाकिस्तानी बच्चे को एक तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलें कि वो अपना ज़ाती तौर पे जो उसकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी कर सके किसी भी फील्ड में, वो दे कैन अचीव एनीथिंग। सो वो निज़ाम हम बनाने में नाकाम रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर हमने फोकस नहीं किया। सर, एक जो अभी आपने बात की कि पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें जो एक मेजर चंक है वो यूथ का है, और शायद जो हम पेसिमिज्म देख रहे हैं वो ये भी इस वजह से भी है कि यूथ इज़ अ डबल एज सोर्ड, जहाँ के दे हैव एस्पिरेशंस और उनकी उम्मीदें होती हैं, और उसके साथ साथ यूथ गेट्स फ्रस्ट्रेटेड वेरी क्विकली एज वेल, डिसहार्टन भी हो जाती है। बट ऑन द अदर साइड, फ्लिप साइड देखें तो जिस तरह आप बात बता रहे हैं सर कि वी हैव टू टेक अ स्टार्ट, द पॉलिसी मेकिंग हैज़ टू स्टार्ट। I mean, we have already hit the rock bottom. People are talking about us, perishing or disintegrating, God forbid, और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं, और हमारे अपने मुल्क में यूथ में बहुत ज़्यादा एक मायूसी है, तो और बाकी लोगों में, इन्वेस्टर्स में, बिजनेसमैन में। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विद द पॉलिसी मेकिंग। नंबर वन जो आप हमारी बातचीत का लबे लबाब है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो अब डिलीवर नहीं कर सकता। उसने प्रूव कर दिया कि वो डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि उसने हमें कर्ज़े हमारे ऊपर लगा दिए हैं, उसने हमें इन्फ्लेशन दे दी है, उसने हमें पॉवर्टी दे दी है, उसने हमें दुनिया का वर्स्ट पोजीशन दे दी। सो नाउ एज आई से वर्स्ट से बेस्ट जाना है तो आपको एक नया सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम ये है कि आपने स्टेट को ज़रा पीछे हटना है, और जो अवाम की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो अवाम की ड्राइव है, उसको आपने उजागर करना है, उसको आपने आगे लेके आना है। आपके एंटरप्रेन्योर्स, आपके बिग एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, छोटा दुकानदार, रेडी वाला, किसान, ये वो, उनको आपने एनवायरनमेंट देनी है कि वो इनोवेट करके अपने आप को बेहतर करें। तो वो माहौल अब आपने क्रिएट करना है, और वो माहौल बहुत से ममालिक कर चुके हैं। ये नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस आपने करनी है, आपने स्टेट को रास्ते से ज़रा साइड पे करना है और उनको एक स्पेस देनी है, ओपन अप करना है कि वो आगे चल के डेवलप कर सकते हैं। और मेन चीज़ है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। उसको हमने, जो इस वक्त हमारी 15% है, इसको तो हमें कम से कम 30% पे लेके जाना चाहिए। लेकिन अभी तक हमारा जो फोकस है ना, हमारी जो कहते हैं जी टैक्स टू जीडीपी रेशियो, वो शायद 10% है, और वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब लोग कहते हैं कि जी इसको आप बढ़ा के 16-17% कर दें। और हमारे ब्यूरोक्रेसी ने पूरी कोशिश की है, और हुकूमतों ने भी ज़ोर लगाते रहते हैं कि ये करें, और टैक्स टू जीडीपी, ऐसे आपने देखा है कि टैक्स टू जीडीपी को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी टैक्स टू जीडीपी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बांग्लादेश से फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंपेयर करें तो बांग्लादेश की और पाकिस्तान की जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है तकरीबन बराबर है। फ़र्क हमारा और उनमें ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो उनकी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो का आधा है। सो हमारा फोकस अब इन्वेस्टमेंट की तरफ आना चाहिए, और अगर हम कोशिश करके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना में कामयाब हो जाते हैं, जिसमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर, हमारा अपना लोकल इन्वेस्टर है, वो भी इन्वेस्ट करे, फिर पैदावार के मौके ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, गुर्बत दूर होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, इकनॉमिक ग्रोथ होगी। सो आई थिंक वो फोकस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो है, हमें फिर ये देखना है कि अवाम की बड़ी जो आबादी का हिस्सा है
उसको फ़ायदा पहुँचाया जाए। और हमने बात की कि विमेन एम्प्लॉयमेंट की। अगर हम देखें इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक ट्रेंड है अर्बनाइजेशन का, यानी कि लोग देहातों से उठ के शहरों में आ रहे हैं, और देहातों से जब वो शहर में आते हैं तो इसका मतलब है वो एग्रीकल्चर टाइप इकॉनमी से, जो कि रूरल इकॉनमी का बड़ा हिस्सा है, वो अर्बन इकॉनमी का हिस्सा बन रहे हैं। अर्बन इकॉनमी में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, सर्विसेज ज़्यादा है, सो उनकी स्किल्स ज़रा डिफरेंट हैं। जो गांव की स्किल्स हैं वो डिफरेंट हैं, अर्बन इकॉनमी की स्किल्स डिफरेंट हैं। सो अगर आप ये देखेंगे अर्बनाइजेशन में जो है ज़्यादातर नौजवान बच्चे देहातों से शहरों में आ रहे हैं, ख़वातीन नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि हमारे शहरों में उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ तो नौजवान एक आता है देहात से, अगर वो शहर में आता है तो सड़क पे भी वो सो जाता है और कहीं जाके काम कर लेता है, लेकिन ख़वातीन ये नहीं कर सकती। सो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपने शहरों का ऐसा बनाना है कि फ़ीमेल अर्बनाइजेशन को भी आपने अकोमोडेट करना है। फिर फ़ीमेल को आपने एम्प्लॉयमेंट में भी लेके जाना है, जैसे बांग्लादेश ने गारमेंट इंडस्ट्री में कर लिया। सो बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप ये आगे लेके चल सकते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन की जो हम बात करते हैं उसमें हम लेके जा सकते हैं। और फिर अगले प्रोग्राम्स में हम ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं कि टैलेंट ड्रिवन इकॉनमी कैसे बनानी है, मिशन ड्रिवन इकॉनमी कैसे बनानी है, डिवर्सिफाइड इकॉनमी कैसे बनानी है। डिवर्सिफाइड का मतलब है कि अगर आपने ग्लोबल मार्केट्स में जाना है और वहाँ पे सिर्फ आप टेक्सटाइल लेके तो नहीं जाएंगे, टेक्सटाइल को भी जाना चाहिए, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं आपके पंखों को भी जाना चाहिए, आपके लेदर प्रोडक्ट्स को भी जाना चाहिए, आपकी सर्जिकल गुड्स को। तो इन सारी चीज़ों को बिग बैंग अप्रोच करके ग्लोबल मार्केट्स में जाएंगे, और वो है कि एम्पावरिंग द पीपल एट द ग्रास रूट लेवल्स। तो ये सारी चीज़ें फिर इंशाल्लाह आगे चल के जाएंगे। बट मेन चीज़ है कि पेसिमिज़म आई थिंक शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। आपके जो चैलेंजेस हैं वो सबको पता है वो क्या चैलेंजेस हैं। हमने IMF के साथ प्रोग्राम मुकम्मल करके स्टेबिलिटी लानी है, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी इकॉनमी की, फ्रॉम स्टेट कंट्रोल्ड इकॉनमी टू अ मार्केट ड्रिवन इकॉनमी, उसमें हमने जाना है। और वो अगर हम करने में कामयाब हो जाते हैं, स्टेट को थोड़ा सा रोल बैक करते हैं, आसानियाँ पैदा करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और यंगस्टर्स के लिए और फीमेल्स के लिए और हर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए, तो उधर फिर आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट बूम आए जो पाकिस्तान की इकॉनमी को भी ऊपर उठाए। और देयर इज़ नो रीज़न वाई वी कैनॉट बी बैक एज द नंबर 1 इकॉनमी ऑफ द रीजन। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गवर्नमेंट डोमिनेटेड इकॉनमी से मार्केट ड्रिवन इकॉनमी की पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। ये पॉलिसीज़ क्या होंगी, इनमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने चाहिए, किस किस सेक्टर को शामिल करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है, इस पॉलिसी की स्केलेटन क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको इंक्लूड करना चाहिए, ये पॉइंट्स हम सब्सिक्वेंट प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे। जहाँ तक मायूसी की बात है वो डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, एग्ज़ाम्पल्स के साथ, हिस्ट्री की एग्ज़ाम्पल्स के साथ, इकॉनमी से रिलेटेड हिस्ट्री की एग्ज़ाम्पल्स के साथ बता दिया कि देयर इज़ नथिंग दैट वी कैन नॉट अचीव। कुछ अरसा पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक डर्बी की वीडियो थी, जिसमें कि एक रेस थी और उसमें एक घोड़ा था जिसका नाम था पाकिस्तान स्टार। जब रेस शुरू हुई तो पाकिस्तान स्टार सबसे पीछे था, और बाय द टाइम वो रेस एंड हुई तो पाकिस्तान स्टार वो रेस जीत गया आखिरी 2 लैप्स में। पाकिस्तान और पाकिस्तान स्टार दोनों का मुकद्दर एक जैसा है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान स्टार की कारकर्दगी देख लीजिए, पाकिस्तान की भी ऐसी ही होगी इंशाल्लाह।